Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had completed my MTech from IIT Delhi in 2025. Today we are discussing about some expected questions which may be asked in GATE 2026. Okay, so these are the expected questions. So first question says that these are the differential equation and the given condition is y0 is equal to 0 and y dash 0 is equal to 1 and the value of y1 is equal to what. So this video is in English medium. सो हम लोग को ये सारे वैल्यू दे दिए गए हैं। जब वाई डैश जीरो दिया गया है तो हमें वाई डैश कैसे फाइंड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, सो हम डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर वन सेकेंड टू डी वाई डी एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। ओके, सो वी कैन राइट लाइक दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं? एस स्क्वायर वाई सॉरी y of s minus s y of 0 minus y dash of 0। ओके, ये हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को जो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारा ये आएगा एस स्क्वायर वाई इंटू वाई ऑफ एस माइनस एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई डैश ऑफ जीरो जो हमें गिवन है। और टू डी वाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं टू एस वाई ऑफ एस एंड माइनस टू वाई ऑफ जीरो बिकॉज टू मल्टीप्लाई होगा सो वाई ऑफ जीरो प्लस फोर वाई ऑफ एस इक्वल टू जीरो। सो हम इसे लिख सकते हैं एस स्क्वायर टू वाई ऑफ एस वाई ऑफ जीरो कितना गिवन है? जीरो। सो ये जीरो हो जाएगा माइनस वाई डैश ऑफ जीरो कितना गिवन है? माइनस वन प्लस टू एस वाई ऑफ एस माइनस टू वाई ऑफ जीरो कितना गिवन है? जीरो। सो ये भी जीरो हो जाएगा प्लस फोर वाई ऑफ एस इक्वल टू जीरो। सो हम वाई एस कॉमन ले लेते हैं एस स्क्वायर दिस एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फोर वाई और ये वन को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये आएगा प्लस वन। तो वाई ऑफ एस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फोर वाई ऑफ एस सॉरी दिस इज फोर। ओके, दिस इज फोर। सो वन बाई एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फोर। ओके, अब इसे हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करना रहेगा। एस डोमेन से टी डोमेन में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम इसे लिख सकते हैं वाई ऑफ एस इक्वल टू वन बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर। ओके, सो वन सेकेंड मैंने क्यों लिखा? देखो एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन और रूट थ्री का स्क्वायर लेंगे तो थ्री थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा। और ये सिंपल इक्वेशन को हम इस मोड से भी लिख सकते हैं। इससे हमें फायदा क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। वन बाई रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है और रूट थ्री से डिवाइड भी करना है। ओके, रूट थ्री से डिवाइड करें रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो एस प्लस वन क्या आ जाएगा? ये किसके फॉर्म में आ रहा है? मैं किसके फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ? साइन टी के फॉर्म में। साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है? वन बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर जो हम ट्रांसफॉर्म करें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? रूट थ्री बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर। एस प्लस वन है तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? एस प्लस वन है तो वन बाई रूट थ्री ई टू द पावर माइनस वन बिकॉज एस प्लस वन का हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कितना आता है? ई में ई टू द पावर माइनस वन। ओके, एंड साइन ये क्या आ जाएगा? साइन रूट थ्री बिकॉज साइन ए इजकल टू ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो रूट थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर। एस प्लस वन का होल स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिखा ई टू द पावर माइनस वन और ये इस फॉर्म में आ गया एस रूट थ्री डिवाइड साइन ए के फॉर्म में। तो इसलिए हम लोगों ने साइन रूट थ्री लिख दिया। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 0.2096 आएगा और इसे हम लिख सकते हैं 0.21। ओके, so this is the answer of this question. Okay, come to the next question. In this question you solve it first and then see the solution. Okay, ये आप मैट्रिक्स देख रहे हो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो सारे इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो है, रियल वैल्यू है और इसके ए वन
A21 A12 बराबर है, फिर -1 इसके माइनस, क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट इज इक्वल, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, द अदर टू आइगन वैल्यू और क्या होगा। जब कॉम्प्लेक्स का एक आइगन वैल्यू हमें क्वेश्चन में अगर गिवन रहता है तो दूसरा आइगन वैल्यू उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। जैसे फर्स्ट आइगन वैल्यू है, वन सेकेंड, फर्स्ट आइगन वैल्यू है हमें दिया हुआ है, जैसे आइगन वैल्यू E1 मान लेते हैं, -1 + √3। तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट आइगन वैल्यू गिवन है, सो नेक्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, -1 -√3। ओके, -1 -√3 जब इसका लेंगे। ओके, एंड द सम ऑफ द ट्रेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेसेस ऑफ ए, से लिख सकते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेसेस ऑफ ए। मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ओके, ए मैट्रिक्स है, तो ट्रेसेस ऑफ ए हो जाएगा। सम ऑफ आइगन वैल्यू E3 हमें नहीं पता है, ओके, सो हम E3 फाइंड करेंगे। E1 + E2 + E3 इक्वल टू सम ऑफ ट्रेसेस क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0। ओके, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज, सॉरी वन सेकेंड, सम ऑफ आइगन वैल्यू आ जाएगा E1 + E2 + E3 इक्वल टू सम ऑफ ट्रेसेस करेंगे तो 0 + 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 + √3 -1 -√3 + E3 इक्वल टू 0। सो हम इसे लिख सकते हैं, √3 -√3 कैंसिल हो जाएगा और E3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो हमारा द अदर टू आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा, एक 2 आया, एक -1 -√3 आया। तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सीधा सिंपल से सोचना है, जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में दिया गया रहेगा आइगन वैल्यू, तो उसका एक और कंजुगेट में आएगा, जो मैंने लिखा -1 -√3, ये प्लस में था इसलिए यहाँ पे -√3 आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी जानते हैं मैट्रिक्स की, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेसेस ट्रेसेस। सो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज 0, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज 0, एंड आइगन वैल्यू E1 is -1 + √3 and second one is -1 -√3 plus E3. So E3 is equal to 2. So these are the answer of this question. Come to the next question. This question has said that what is the unit normal vector to the surface. Unit normal vector को हम कैसे लिख सकते हैं, unit normal vector को n cap, और n cap का फॉर्मूला क्या होता है, gradient of phi, just like suppose phi is equal to x square minus y square plus z -2. Okay, so gradient of phi divided by mod of gradient of phi. Okay, so इसे हम कैसे फर्दर लिख सकते हैं, gradient of phi क्या होता है, gradient of phi निकाल लेते हैं हम, del by del x I cap, del by del y j cap, del by del z k cap, x square सॉरी minus y square plus z -2। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x I कैप, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2y j कैप, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ रहा है तो 1 k कैप। ओके, k कैप, और यहाँ पे किस वैल्यू के लिए ये बोल रहा है, 1 -1 और 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2। ओके, सो जब हम इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, मान लो इसे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2 1 2 2 I कैप -2 -1 माइनस माइनस प्लस, सो 2 j कैप अब प्लस k कैप। ओके, सो ये हमारा निकल गया। जब हम मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई लेंगे 1 -1 और 2 पे, तो कितना आएगा इसका, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, वन सेकेंड, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, सो इसका कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 + 4 + 1 इक्वल टू 9। तो 9 का अंदर रूट कितना आ जाएगा, 3। ओके, सो अब हम इसे लिख सकते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना आया,
इस पॉइंट पे 2i प्लस 2j प्लस k कैप, ओके, k कैप डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल, आपको क्या निकालना था, ग्रेडियंट ऑफ आई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आई, ओके। इसका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आई का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला तो 3 आया। सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन say that a random variable x has uniform distribution in the interval 0 to 30, then p of x 5 से लेके 10 तक में क्या वैल्यू आएगा, ओके। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में f ऑफ x को हम ये लिख सकते हैं 1 बाई बी माइनस ए, 1 बाई बी माइनस ए। अब b यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे 0 है, b यहाँ पे 30 है, तो हम लिख सकते हैं 30 माइनस 0 इज 30। तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू 1 बाई 30 है, ओके। एफ ऑफ एक्स इजकल टू 1 बाई 30 आ गया, और हमें रैंडम वेरिएबल एक्स ये निकालना है, एफ ऑफ एक्स ये 0 से एक्स इज 30 जब ये रहेगा, ओके। सो ये इतना आ रहा है, और 0 अदरवाइज कर सकते, ओके, अदरवाइज। सो हमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी 5 से लेके एक्स जब 10 के बीच में रहेगा तो कितना आएगा उसका वैल्यू। तो हमें इसे नॉर्मल से लिख सकते हैं, 5 से 10 तक लिमिट दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5 से 10 लिमिट, ओके, 1 बाई 30 डी एक्स, ओके। तो इसका फर्दर क्या आ जाएगा, 1 बाई 30 को हम बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को, तो ये वो एक्स और एक्स, ये एक्स आ जाएगा 10 टू 5। सो फर्दर 1 बाई 30 10 माइनस 5, ओके। तो ये कितना आ रहा है, 10 माइनस 5 इज 5, 5 डिवाइडेड बाई 30, ओके। तो 5 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30। सो 1 बाई 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इजी, आपको बस यहाँ पे देखना था कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब भी दिया गया रहे तो उसको फंक्शन की वैल्यू में इंटरवल दिया रहे तो उसे हम लिख सकते हैं 1 बाई बी माइनस से। और जब एफ ऑफ एक्स पता चल गया तो ये पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी 5 से 10 में कितना आएगा रैंडम वेरिएबल में। तो रैंडम वेरिएबल में क्या करते हैं, 5 से 10 तक लिमिट, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स जो हमारा 1 बाई 30 आया उसको इंटीग्रेट कर दिए, और हमारा वैल्यू निकल के आ गया 1 बाई 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So these questions are asked that the solution of differential equation satisfying the condition y00 is, differential equation हमें पूछ रहा है कि इसका क्या आएगा। so आप इसको गौर से देखो और कुछ याद करने की कोशिश करो। देखिए ये कौन से टाइप का लग रहा है, ये कुछ इस टाइप का नहीं लग रहा है, एम डी एक्स माइनस एन डी वाई, हाँ ये ऐसा लग रहा है। सो हम इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो एग्जैक्ट इक्वेशन होता है। एम यहाँ पे क्या है, e टू द पावर x cos y, और n यहाँ पे क्या है, माइनस e टू द पावर x sin y, ओके। सो डेल्टा m बाई डेल्टा y ये होता है ना, डेल्टा m को हम y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, e टू द पावर x, e टू द पावर x sin y, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, ओके। और डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स करेंगे जब हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, सॉरी साइन वाई। सो डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, ये हमारा आ रहा है। सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, ओके। ये एग्जैक्ट इक्वेशन आ गया। सो तो जनरल सॉल्यूशन क्या इसका आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन जीएस लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, जनरल सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, y कांस्टेंट
याद करने की कोशिश करो, आपने जरूर पढ़ा होगा इसको, एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स, ओके, फ्री फ्रॉम एक्स, ओके, इंटू डी वाई, और यहाँ पे एम डी एक्स डी वाई है इक्वल टू सी, ओके। सो यहाँ पे m कितना आया है हमारा, m e टू द पावर x cos y, e टू द पावर x cos y dx, y कांस्टेंट है दिया हुआ, y कांस्टेंट, ओके, y कांस्टेंट दिया हुआ है, और n में e टू द x का फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू c। सो हम इसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर cos y बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos y इक्वल टू सी, ओके। सो गिवन क्या है हमारा, एक कंडीशन गिवन है c निकालने के लिए, y0 इक्वल टू 0। सो y भी 0 होगा, x भी 0 होगा, तो e टू द पावर 0 1 और cos 0 1 इक्वल टू सी। तो c इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम, और हमारा फिर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, e टू द पावर x cos y equal to 1, okay, this is the answer of this questions, okay। The